नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं। इसमें हम आज की इस वीडियो में भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले ग्राफों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो हमने पहला वीडियो देखा वो बीजगणित और ज्यामिति से रिलेटेड था। दूसरी वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किया और आज ये जो हमारा तीसरा जो वीडियो है इसमें हम फिजिक्स में जो ग्राफ यूज में आते हैं उन ग्राफों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस फॉर्मेट में आएंगे, किन किन प्रकार के ग्राफ हमें मिल सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमारा जो चौथा और पांचवा वीडियो होगा वो अवकलन और समाकलन से रिलेटेड होगा। हम इन 5 वीडियो में संपूर्ण मैथमेटिकल फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैथमेटिकल फिजिक्स, देखिए फिजिक्स मैथ्स के बिना पॉसिबल नहीं है। और आज की इस पार्ट में हम ग्राफ के साथ में ग्राफ तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम जो चरघातांकीय फलन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अंत में हम जो लॉगरिथम फंक्शन होता है उसकी भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ। देखिए विद्यार्थियों, ग्राफ क्या है? ग्राफ ग्राफ में हम किसका अध्ययन करते हैं कि हमारे पास में 2 राशियां होगी, तो एक राशि के रेस्पेक्ट दूसरी राशि में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने वाली जो सरल रेखा या जो वक्राकार रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है, वक्राकार या जो सरल रेखा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। ठीक है। हालांकि सीधा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई ग्राफ किसे कहते हैं या सरल रेखा का ग्राफ बनाइए। मैथमेटिकल फिजिक्स यूज में आती है, भौतिकी के अंतर्गत बहुत स्थानों पर, बहुत जगह पर यूज में आएगी। इसके बिना पॉसिबल नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपके सामने फिर भी रख देता हूं। ग्राफ क्या है? किसी भौतिक राशि के सापेक्ष, किसी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन, किसी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन को, यहां पर जो राशियां हैं उनको मैंने भौतिक राशियां कह दिया है, वो राशियां ही है। एक्स वाई चर के रूप में हम लेंगे, मोस्टली इन्हीं के रूप में लेकर हम इनको समझने वाले हैं। दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन को व्यक्त करने वाली रेखा, ये जो रेखा है वो सरल रेखा हो सकती है, वक्राकार हो सकती है, ग्राफ कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राफ कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राफ। क्लियर? सबसे पहले हम लेंगे सरल रेखा। सरल रेखा के ग्राफ किस फॉर्मेट में हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सभी स्थितियों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेकर चल रहे हैं? सरल रेखा। सरल रेखा। और देखिए जो सरल रेखा है उसका जो समीकरण है, वो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का जो समीकरण है विद्यार्थी, y बराबर mx प्लस सी से लिखा जाता है। y बराबर mx प्लस सी
सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। इसमें यहाँ पर दो चर होंगे। देखिए, एक अक्ष है, दूसरा y है। चर के मान बदलते हैं, अचर के मान कांस्टेंट रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये जो c है वो अचर है। इसके साथ में यहाँ पर जो m होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। देखिए, m किसके तुल्य होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। m को हम कहते हैं रेखा का ढाल। m क्या कहलाता है? रेखा का ढाल कहलाता है। c को हम अंतःखंड कहते हैं। अक्ष और y तो चर है, अक्ष और y के बीच में तो हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए, यहाँ पर जो m है वो क्या है? m कहलाता है रेखा का ढाल। m क्या कहलाता है? रेखा का ढाल कहलाता है। ये किसके तुल्य होता है? m बराबर होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। अभी आपको समझाएंगे। इसके अलावा इसको हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं। रेखा का ढाल होता है। इसे हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इसे और क्या लिखा जा सकता है? अभी देखिए, जैसे ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है y बराबर mx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग मैं यदि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यदि ग्राफ खींचूँ तो ये हमें ग्राफ मिलने वाला है। देखिए, अक्ष का मान जब 0 होगा, अक्ष का मान कितना होगा? मैं आपको ऐसे ही मोटे रूप में बता रहा हूँ कि भाई आपको ग्राफ खींचने आने चाहिए। आप अक्ष की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू आपको प्राप्त होती जाएगी। तो अक्ष बराबर जब 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा? c आएगा। तो अक्ष बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भाग है ये है c। ये क्या है? c। इसको हम कहते हैं इस रेखा का अंतःखंड। ये जो c है वो रेखा का अंतःखंड कहलाता है। रेखा का अंतःखंड कहलाता है। इस c को हम अंतःखंड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए कि ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई है ये अक्ष एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो यहां से आप देखें कि आप छोटा सा कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए, ऐसे एक टुकड़ा ले लीजिए, तो इधर भी एक ऐसे टुकड़ा हो जाएगा। ये तो हो जाएगा डेल्टा अक्ष, ये हो जाएगा डेल्टा वाई। इसमें चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, इसको मैंने मिला दिया। ये तो है डेल्टा अक्ष, ये तो क्या है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो डेल्टा अक्ष। ये क्या है? डेल्टा वाई। तो ये है कोण थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो गया? टेन थीटा बराबर हो गया लंब डेल्टा वाई बट्टे में आधार डेल्टा अक्ष। और यदि ये बहुत छोटे हैं तो dy बाई डी एक्स भी पुट कर सकते हैं। और जो कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स निकालोगे आप यहाँ से तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, तो ये तो अक्ष के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये तो आ गया m और ये आ गया 0। तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है m, जो कि टेन थीटा के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं रेखा का ढाल। इसे ही क्या कहा जाता है? रेखा का ढाल कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें थीटा ये वाला एंगल होता है। अक्ष एक्सिस के साथ में आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब हमें थीटा प्राप्त होगा। क्लियर? और देखो c का मान भी माइनस में, प्लस में और 0 हो सकता है। हम आपको तीनों स्थितियां बताएंगे। ये जो c का मान है वो प्लस में है। यहां पर c क्या है? धनात्मक। और थीटा का मान देखो, थीटा का मान जब 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, 0 से 90 के मध्य होता है, तो m जो रेखा का ढाल है वो हमेशा धनात्मक रहेगा। रेखा का ढाल क्या रहेगा? धनात्मक। ये इस स्थिति में जब थीटा का मान कहां से कहां तक हो? 0 से 90 के बीच में हो तो रेखा का ढाल क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। और जब ये क्लियर कर लीजिए, जब थीटा का जो मान है वो 180 से
कम और 90 से अधिक होगा, 90 और 180 के बीच में होगा, तो m ऋणात्मक होगा। m क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जो रेखा का ढाल है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप यहां पर देख लीजिए थीटा की वैल्यू जब 90 से 180 के बीच में होगी, 90 से 180 के बीच में होगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो रेखा का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होगा। क्लियर? मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। रेखा का ढाल उस स्थिति में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर? देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अंतःखंड C है वो भी यहां पर क्या है, रेखा का ढाल M भी धनात्मक है और C भी धनात्मक है। इस ग्राफ में क्या है, M और C दोनों ही धनात्मक है। क्लियर? चलिए अगला ग्राफ, अगली जो स्थिति है, ग्राफ तो सरल रेखा का ही है, पर अगली जो स्थिति है उसकी मैं यहां पर चर्चा करता हूं। छोटा सा ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं मैं। ये ग्राफ मैंने अभी अभी बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें ये वाला कोण थीटा है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है अंतःखंड C। तो इसमें जो C है वो कैसा है? धनात्मक है। C कैसा है? धनात्मक। और M भी कैसा है? धनात्मक है। देखो M का मान तब तक ही धनात्मक रहेगा जब एंगल 0 से 90 डिग्री के मध्य हो। और एंगल कहां से कहां तक देखना है? एक्स एक्सिस के साथ में रेखा कितना कोण बना रही है। आप यहां पर ऐसे भी देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चले, यदि y का मान बढ़ रहा है तो जो ढाल है वो धनात्मक होगा। ढाल क्या होगा? धनात्मक होगा। क्लियर? फिर देखिए मैं यहां पर चर्चा करता हूं अगली स्थिति की। अगली स्थिति में क्या हो सकता है? अगली स्थिति ऐसी हो सकती है, ये y एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये थीटा है। यहां पर देखिए m तो धनात्मक है क्योंकि थीटा यहां पर क्या है, 0 से 90 के बीच में है। m कैसा है? धनात्मक। लेकिन जो C है वो 0 है। C क्या है? अंतःखंड कितना हो गया? 0 हो गया है। अंतःखंड इसमें कितना है? 0 है। ये y बराबर mx के लिए ग्राफ है। y बराबर mx के लिए। ये किसके लिए है? y बराबर mx प्लस c के लिए है। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अगला जो ग्राफ है वो भी देख लीजिए। अगली जो सिचुएशन है उसमें हम बात कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से, ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ में तो थीटा कोण ही बना रहा है, मतलब जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है। तो ये जो m है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। m कैसा होगा विद्यार्थियों? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। साथ में यहां पर देखिए ये हमारे पास में है C, जो कि y एक्सिस से ऋणात्मक y एक्स पर है। तो ये जो C है वो ऋणात्मक है। C कैसा है? ऋणात्मक। ये जो समीकरण है वो y बराबर mx माइनस c का है। mx माइनस c का। m तो धनात्मक है, c यहां पर ऋणात्मक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। धनात्मक ऋणात्मक कब होगा मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। तो यहां पर जो c का c की मैंने तीनों स्थितियां दिखाई है। यहां पर c क्या है? धनात्मक, यहां पर 0 और यहां पर ऋणात्मक। क्लियर हो गया? अब देखो m की भी स्थितियां देख लेते हैं। जो रेखा का ढाल है वो कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा। यहां पर एक बार फिर से मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मैंने ग्राफ बना दिया। फिर से वही ग्राफ है, इसमें c तो क्या है? धनात्मक। ये थीटा है, m धनात्मक है। m कैसा है? धनात्मक है। इस ग्राफ में आप लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड की ओर चले तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जो ढाल होगा वो धनात्मक होगा। ढाल क्या होगा? धनात्मक। अब देखिए एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है, ये वाली स्थिति, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लेफ्ट साइड है इसकी, ये राइट साइड है। हम लेफ्ट से राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y का मान घट रहा है।
इसका मतलब क्या है कि जो m है वो ऋणात्मक है। m कैसा है? ऋणात्मक है। यहां पर c धनात्मक है, लेकिन c कैसा है? यहां पर धनात्मक है। c का मतलब है मूल बिंदु से आप चलेंगे, ये y एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर कर रही है? ये धनात्मक y एक्सिस पर कर रही है, तो c धनात्मक। नीचे कर रही है ऋणात्मक y एक्सिस पर कर रही है, तो c ऋणात्मक। मूल बिंदु से गुजर रही है तो c 0 हो जाएगा। आप यहां पर देखें, ये जो एंगल है थीटा, ये जो थीटा है वो अब किसके बीच में आ रहा है? 180 से 90 के बीच में आ रहा है। थीटा का मान जब 180 से 90 के बीच में होगा तो ये कैसा होगा? ढाल ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? एक स्थिति और रख देता हूं मैं आपके सामने। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है। इस वाली स्थिति के अंदर क्या होगा? लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलें, m यहां पर 0 हो जाएगा। ये जो रेखा है इसका ढाल कितना है? 0 है। इस रेखा का ढाल कितना है? 0 है। देखिए y का मान चेंज नहीं हो रहा, अक्ष के मान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन y के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर? एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि रेखा इस तरीके से, तो उस स्थिति में जो ढाल है वो अनंत हो जाएगा। ढाल क्या हो जाएगा? अनंत। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी देखो, इस चीज़ ये वाली जो स्थिति है वो बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आती है कि ये जो रेखा का ढाल है वो ऋणात्मक कैसे हुआ। तो थीटा का मान आपको देखना है। इसमें क्या देखना है? थीटा का मान। यदि 90 से 180 के बीच में है तो ढाल ऋणात्मक होगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इक्वेशन को देखकर ही, फॉर्मेट को देखकर ही आप पहचान लेंगे कि इसका ढाल ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो विद्यार्थियों, जो ढाल है वो dy/dx या डेल्टा y/डेल्टा अक्स और इस थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा का मान जब 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो ढाल धनात्मक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो था रेखा का समीकरण, रेखा से रिलेटेड ग्राफ। अब हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं परवलय। विद्यार्थियों, दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, परवलय। देखिए, परवलय में क्या होता है? x और y दो चर होंगे, इनमें से एक की घात 1 और दूसरे की घात 2 होती है। तो x और y के मध्य संबंध जिनमें इनकी घातें 1 व 2 या 2 व 1 होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे? परवलय कहेंगे, परवलय कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, इनकी जो समीकरण है उसका व्यापक रूप में मैं बताऊंगा और किस फॉर्मेट में फिजिक्स में यूज में आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। परवलय। अब हम जो ग्राफ देखने वाले हैं वो किसका देखेंगे? परवलय का ग्राफ देखने वाले हैं। सरल रेखा का ग्राफ हमने देख लिया है, अब हम किसका ग्राफ देख रहे हैं? परवलय। चर x व y की घातें 1 व 2 या कितनी हो? 2 व 1 हो। 1 व 2 या 2 या 1 हो तो उसे परवलय कहेंगे हम, उसे परवलय कहा जाता है। परवलय कहा जाता है। परवलय का व्यापक समीकरण देखिए, परवलय का व्यापक समीकरण, परवलय के जो व्यापक समीकरण है वो है ax² + bx + c बराबर y, या हो सकता है ay² + by + c बराबर x। ये दोनों ही फॉर्मेट में हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम इतनी जटिलता में पहले नहीं जाएंगे, हम सिंपल से हार्ड की ओर चलने वाले हैं। हमारे भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले जो परवलय के समीकरण है वो हम यहाँ पर आपको बता दें, सिंपल से यूज में होंगे। देखिए किस फॉर्मेट में होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं y² बराबर होता है ax या kx की फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। देखिए एक एक करके ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में ही हम पुट करेंगे। पहला हम देख लेते हैं y² बराबर kx। इसी
प्रारूप में ही है, उसमें बी और जो सी है उसको हम जीरो लेकर चल रहे हैं। बी और सी को हम क्या लेकर चल रहे हैं, जीरो लेकर चल रहे हैं, तब जो समीकरण प्राप्त होंगे वो भी परवलय के समीकरण होंगे। तो देखिए क्या है, पहला जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वेयर बराबर के अक्स। इसमें देखिए जो हमें समीकरण मिलने वाला है वो किस प्रकार का समीकरण मिलेगा। आप यहां पर क्या करेंगे, अक्स का मान जीरो पुट कर देंगे। तो अक्स का मान कितना पुट कर दिया, जीरो। ये हमारे पास में है अक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अक्स का मान जीरो तो वाई का मान भी जीरो हो गया। क्लियर। अब हम y का मान 1 पुट कर दें। y का मान कितना पुट कर दें, 1। तो अक्स का मान आ जाएगा 1/k, 1/k। y का मान जब -1 पुट करेंगे तो भी 1/k, तो भी 1/k। तो ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होने वाला है, ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। ऊपर मतलब y के मान धनात्मक ऋणात्मक आप जब पुट करते जाएंगे तो हमें अक्स के सेम मान प्राप्त होंगे। ये जो ग्राफ है वो अक्स के दोनों ओर सममित ग्राफ होता है। धनात्मक अक्स के दोनों ओर सममित है। जैसा अक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा का वैसे ही अक्स एक्सिस के क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है। तो ये एक परवलय का समीकरण है जो कि धनात्मक अक्स के दोनों ओर सममित होता है। दोनों ओर क्या है, सममित, सिमेट्रिक है। क्लियर। दोनों ओर कैसा है, सममित है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो आप वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हैं। y का मान 0 पुट कर दो, फिर प्लस में 1 माइनस में 1 पुट करके देख लो, प्लस में 2 माइनस में 2 पुट करके देख लो। तो जब प्लस में 1 माइनस में 1 पुट करेंगे, प्लस में 2 माइनस में 2 पुट करके देखेंगे तो हमें इस प्रकार का परवलय मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। अब दूसरी सिचुएशन कैसी हो सकती है वो हम देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन हो सकती है वाई स्क्वेयर बराबर माइनस में के अक्स। बस केवल फर्क क्या आया है, यहां पर एक नेगेटिव साइन आ गया है। यहां पर नेगेटिव साइन आते ही क्या हो जाएगा, देखो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार का हो जाएगा, ऐसे। बस कुछ नहीं बदला है। जो अक्स के मान हमें प्राप्त हो रहे थे वो अब माइनस में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे y के मान हम पुट कर रहे थे तो अक्स की वैल्यू अक्स की वैल्यू धनात्मक मिल रही थी। अब यहां पर नेगेटिव साइन आ गया तो ये क्या मिलेंगे, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक अक्स के दोनों ओर सममित होंगे। ये क्या है, अक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है माइनस में अक्स एक्सिस, और ये ऋणात्मक अक्स के दोनों ओर सममित होता है। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये जो ग्राफ है वो किसका है, देखो यहां पर वाई स्क्वेयर हो गया तो ये अक्स के सममित होगा, और अक्स ऋणात्मक आ गया तो अक्स ऋणात्मक अक्स इसके सममित। वाई स्क्वेयर बराबर के अक्स, इसमें धनात्मक अक्स इसके दोनों ओर सममित होगा। इस प्रकार से होगा, दोनों ही मूल बिंदु से गुजरेंगे। यदि इस फॉर्मेट में है तो मूल बिंदु से गुजरेंगे, क्योंकि बी और सी, ये वाली जो वैल्यू है ना बी और सी, वो हम दोनों ही जीरो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम दो अन्य और प्रारूप ले लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। चलिए इनको मैं एक बार मिटा देता हूं। अब की बार हम लेकर चलेंगे अक्स स्क्वायर बराबर के वाई, अक्स स्क्वायर बराबर के वाई। तो देखिए ग्राफ कैसा प्राप्त होगा वो हम देख लेते हैं। तीसरा जो ग्राफ है वो क्या है, अक्स स्क्वायर बराबर के वाई। यहां पर ये अक्स एक्सिस, ये है वाई अक्स, और अब की बार जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। मूल बिंदु से तो गुजर ही रहा है। अक्स के मान माइनस में प्लस में पुट करेंगे तो वाई के मान धनात्मक ही आएंगे। आप अक्स का मान 0 पुट करेंगे तो ये प्लस में 1 तो वाई का मान ये, माइनस में 1 पुट करेंगे तो वाई का मान ये, फिर प्लस में 2 तो ये, माइनस में 2 तो ये। आप अक्स के मान यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो वाई के मान इस तरीके से हमें मिलते चले जाएंगे। ये धनात्मक वाई अक्स के दोनों ओर सममित होगा, प्लस वाई अक्स के दोनों ओर सममित होगा, दोनों ओर ये सममित है।
क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। फिर चौथा ग्राफ क्या हो सकता है, एक्स स्क्वेयर बराबर हो गया माइनस में के वाई, और इस स्थिति में देखिए ये हमारे पास में है एक्स, ये है वाई एक्स, ये इनका मूल बिंदु, और ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलने वाला है। मूल बिंदु से गुजर रहा है, जब आप y का मान x का जो मान है +1 -1 पुट करेंगे तो k के मान जो y के मान है वो माइनस में आते जाएंगे, और ये ऋणात्मक y एक्सिस के दोनों ओर सममित ग्राफ है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए हम कुछ असममित ग्राफ देखने वाले हैं जो किसी भी अक्ष के अनुदिश से सममित नहीं होंगे। तो सममित ग्राफ नहीं हो इसके लिए b और c को 0 नहीं करेंगे। इन दोनों ही स्थितियों में 4 स्थितियां मैंने बताई है, चारों ही स्थितियों में b और c 0 है। देखिए इस फॉर्मेट में था, जब b और c 0 कर दिया, b और c कितना कर दिया, इसमें 0 कर दिया, तो a एक्स स्क्वायर बराबर y आ गया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/a y आ गया। इस 1/1 को मैंने क्या लिखा, k लिखा। एक ही बात है विद्यार्थियों, a एक्स स्क्वायर y बराबर आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के वाई। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, दोनों सेम ही चीजें हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ क्या है, एक जैसा ही रहने वाला है। क्लियर। अब हम कुछ आपको असममित ग्राफ बताते हैं। असममित ग्राफ क्या होंगे, कैसे होंगे, देखिए एक्स स्क्वायर चलिए मैं यहां पर 2 स्थितियां आपके सामने रखूंगा असममित ग्राफ की। देखिए परवलय का मतलब वक्राकार है, और इसमें x और y दोनों में से 1 की घात 2 1 की घात 1 है। क्लियर। अब मैं यहां पर रख रहा हूं y बराबर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये भी परवलय का समीकरण है, इसको एकदम क्लियर करो एक बार। y की घात कितनी है, 1। x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए। x और y दोनों में से 1 की घात तो होगी 1, और 1 की घात मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां पर y बराबर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर है। अब देखो विद्यार्थियों, जब x का मान 0 तो y का मान 0, इसका मतलब ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। फिर x का मान जब हम 1 पुट कर दें तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस b, 2 पुट करेंगे तो 2a प्लस 4b। इस तरीके से मान प्राप्त होगा, और ये जो ग्राफ है वो हमें ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे। ये क्या है, असममित परवलय है, असममित परवलय का ही ग्राफ है, लेकिन क्या है, असममित है। ये कैसा है, असममित परवलय। क्लियर। इसी प्रकार से हम एक और ग्राफ आपके सामने रख देते हैं, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो ग्राफ हैं, यहां पर हमें इस प्रकार के ग्राफ मिलने वाले हैं। एक सिचुएशन x बराबर 0 पर इसका मान 0 आ गया, x बराबर 0 पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया है विद्यार्थियों। फिर देखिए x का मान जब इंक्रीज होगा तो इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होने वाला है, ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो ax और bx स्क्वायर है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, y का मान फिर से 0, x बराबर 0 पर तो है ही, इसके अलावा भी होगा। फिर इसके पश्चात ये ग्राफ नेगेटिव में जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो असममित ग्राफ है। इसके लिए हम इस तरीके से, जो हमारे पास में ऐसा जो ग्राफ है वो हम प्रक्षेप्य गति के दौरान पढ़ेंगे। किस गति के दौरान पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति के दौरान सेम ये वाली सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। इस सिचुएशन को ये हम तभी तो पढ़ रहे हैं, ये सीधे इनमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि ये किसका समीकरण है, किसका ग्राफ है। बट जब हम प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, तरंग पढ़ेंगे, ध्वनि तरंगें पढ़ेंगे,
तो वेग और विस्थापन में संबंध देखेंगे, वो परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, इनके रूप में उनके समीकरण हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो हमें पहचानने होंगे कि ये किस फॉर्मेट में है। तो अभी तक मैंने दो तरीके बता दिए हैं, सरल रेखा और परवलय, दोनों ही काफ़ी यूजफुल है। अब हम तीसरे फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं, अति परवलय। देखिए अति परवलय में क्या होता है, अक्ष और वाई है, इनका गुणा है वो नियत रहेगा। अक्ष और वाई दोनों का जो गुणा है वो हमें एक सिंपल सी अति परवलय, अति परवलय, परवलय अब है अति परवलय। इसमें क्या होगा, अक्ष है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या अक्ष और वाई है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अक्ष और वाई क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब जो ग्राफ है वो कैसा हमें मिलने वाला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, इन दोनों का गुणा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमें इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है। ये जो ग्राफ है ये है अति परवलयाकार। कैसा ग्राफ है, अति परवलयाकार। चलिए यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे यहां पर वृत्त और दीर्घवृत्त की। वृत्त का तथा दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो किस प्रकार का होगा, ग्राफ किस प्रकार का होगा। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करते हैं वृत्त और दीर्घवृत्त के समीकरणों की। देखिए वृत्त और दीर्घवृत्त के समीकरण आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसमें क्या होगा, देखिए वृत्त, सर्किल के अंदर क्या होता है, वृत्त का जो समीकरण होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये जो ए है वो उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। जहां ए क्या है, एक्स वाई तो चर है ही, ए है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त का समीकरण है, इस फॉर्मेट में होता है। देखिए इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये यहां से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो एक्स का मान जब 0 तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई बराबर प्लस माइनस ए आ जाएगा, प्लस में ए माइनस में ए, ठीक है, दो बिंदु। इसी प्रकार से y का मान जब 0 होगा तो यहाँ पर x का मान प्लस ए माइनस ए आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमें एक वृत्त का समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कई जगह पर इसकी जगह r दे देते हैं, कई जगह पर 1 होता है, इसका मतलब 1 मीटर उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो ये है वृत्त के लिए। अब मैं बात करता हूं यहां पर दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त देखिए, दीर्घवृत्त का प्रारूप इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम दीर्घवृत्त को दिखाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर देखो ये वाली जो लेंथ है वो a होती है और ये वाली जो लेंथ है वो b होती है। ये मूल बिंदु है। क्लियर। तो यहां पर देखिए जो रेडियस है वृत्त के अंदर, तो जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहती है। यहां पर रेडियस की भांति ही जो वैल्यू है लगातार बदलती है, a से b तक चेंज होती है, a से b तक चेंज होती है। देखिए ये तो कहलाती है अर्ध लघु अक्ष, ये कहलाती है अर्ध दीर्घ अक्ष। ये तो क्या है, अर्ध अक्ष है, ये अर्ध दीर्घ अक्ष है ये, और बी क्या है, अर्ध लघु अक्ष है। क्लियर। यदि आपको इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन मिले तो वो किसका समीकरण होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। बार बार ये यूज में आने वाला है।
तो इसे आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली फॉर्मेट में कोई यदि इक्वेशन हमें मिल जाती है तो वो किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर चरघातांकी फलन की। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होते हैं और उनके लिए ग्राफ किस प्रकार के प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं चरघातांकी फलन की। चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए चरघातांकी फलन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चरघातांकी फलन को e की घात अक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल अक्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल अक्स बोलते हैं। लिखने में ऐसे लिखेंगे, कई जगह पर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, लिखने का तरीका तो ये है। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल अक्स है इसका मान कितना होता है? एक्सपोनेंशियल अक्स का जो मान है, ई का जो मान है वो ई एक परिमेय संख्या है। ए क्या है? परिमेय संख्या है। और इस ई का मान होता है 2.7182 इस तरीके से हम क्या करते हैं, लगभग 2.72 इसकी वैल्यू लेकर चलते हैं। 2.72 इसकी वैल्यू लेकर चलेंगे। अब इसका प्रसार कैसे करेंगे? देखिए एक्सपोनेंशियल अक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 4 बटे में फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये हमने फैक्टोरियल का अर्थ आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल अक्स की फॉर्मेट में यदि हमारे पास में कोई इक्वेशन है तो उसके ग्राफ किस तरीके से खींचे जाएंगे वो आपके सामने रख रहा हूँ, एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ग्राफ लेकर चल रहा हूँ मैं, और हमारे पास में जो ग्राफ है वो है y बराबर एक्सपोनेंशियल अक्स, y बराबर एक्सपोनेंशियल अक्स का ग्राफ कैसे आएगा। चलिए देखिए, ये मैं लेकर चल रहा हूँ, ये तो हमारे पास में है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। ये है इनका मूल बिंदु। एक्स का मान जब 0 पुट करेंगे तो वाई का मान आ जाएगा हमारे पास में 1। वाई का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वाई का मान कितना आएगा? 1। देखो ग्राफ इस तरीके का आएगा, इसका y का मान आ जाएगा 1। फिर x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। 0 से छोटा होगा तब इसकी वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ हमें मिलने वाला है। ठीक है, यदि मैं बात करूं y बराबर माइनस में एक्सपोनेंशियल अक्स, माइनस में एक्सपोनेंशियल अक्स, तो यहाँ पर आप एक मिरर लगा दो। यहाँ पर आप क्या लगा दो? एक मिरर। तो ऐसा ठीक इसका अपोजिट ग्राफ हमें मिलने वाला है। ठीक ही अपोजिट ग्राफ हमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर x की घात माइनस एक्स लीजिए, x की घात एक्सपोनेंशियल की e की घात माइनस एक्स, e की घात माइनस एक्स, e की घात कितनी ले लिया आपने? माइनस एक्स। तब हमें यहाँ पर मिरर लगा दीजिए, फिर जो ग्राफ हमें मिलने वाला है वो हमें प्राप्त होगा। चलिए देख लीजिए कैसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। ऐसा ये ग्राफ किसका है? y बराबर e की घात माइनस एक्स। देखो इसका मतलब क्या है, ये चरघातांकी रूप से बढ़ रहा है। x का मान बढ़ने पर चरघातांकी रूप से इस तरीके से इंक्रीज होगा। ये चरघातांकी रूप से डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? चरघातांकी रूप से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? देखिए इसके 2 फॉर्मेट और होंगे, ऐसे भी हो सकता है y बराबर माइनस में
एक्सपोनेंशियल अक्स, y बराबर माइनस में एक्सपोनेंशियल प्लस में ही लेकर चल रहा हूं मैं। ये हमारे पास में है, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है। अब देखो, चलिए मैं दो ग्राफ इसमें एक साथ बना रहा हूं ऐसे। ये तो है y बराबर एक्सपोनेंशियल अक्स का, ये है y बराबर माइनस एक्सपोनेंशियल अक्स का, मैंने एक में ही बना दिए दोनों। तो ये दोनों यहाँ पर, ये x एक्सिस यहाँ पर मिरर के रूप में काम करे, इसके ठीक ऊपर वाला ठीक नीचे वाला दोनों ग्राफ सेम है, ठीक है। अरे बात आ गई होगी समझ में। इसी प्रकार से आप देखें कि यदि यहाँ पर हम ये लेकर चल रहे हैं ऐसे फॉर्मेट में, एक ऐसे ग्राफ है, एक ऐसे ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है वो है y बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये है y बराबर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस किसके रूप में काम कर रहा है? एक मिरर के रूप में काम कर रहा है। और यदि यहाँ पर एक में एक्स प्लस में ये माइनस में हो तब यहाँ पर मिरर काम करेगा। चलिए आप तो ऐसे समझ लीजिए, आपको बेटर मतलब क्या है, इसका मतलब है x का मान जब बढ़ेगा तो y का मान इंक्रीज हो रहा है, चरघातांकी रूप से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान डिक्रीज हो रहा है, चरघातांकी रूप से डिक्रीज हो रहा है। ये दो ग्राफ मेनली आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात यदि कोई ग्राफ हो तो उनको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। x का मान रखेंगे यहाँ पर तो देखो y का जो मान है वो माइनस में आना है। कुल मिलाकर x का मान आप कुछ भी रखो, y का मान क्या आना है? माइनस में आना है। तो ये वाला नीचे वाला माइनस वाला ग्राफ आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था चरघातांकी फलन और उनके विभिन्न प्रकार के ग्राफ। अब हम देखते हैं लघुगणक फलन, लॉगरिथम फंक्शन, और लॉगरिथम फंक्शन से जुड़े कुछ विशेष फॉर्मूले भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, जो हमारी भौतिकी में प्रयोग में आते हैं, यूज में आते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर लघुगणक फलन की, लॉगरिथम फंक्शन की बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, लॉगरिथम फंक्शन हम कक्षा 10 तक नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में हमें नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पर यूज में लेंगे। कक्षा 11-12 में भी आप यूज में लेते हैं। नीट और IIT की जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें हमें लॉगरिथम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए कैसे कहाँ कहाँ तक ये यूज में आएगा। जैसे जटिल जो वैल्यू होती है उनका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम क्या जानते हैं, 2 का अंडर जानते हैं, 1.414 होता है, 3 का अंडर 1.732 होता है, बट 3 की घात 1.32 ऐसा हमें नहीं पता है। जटिल वैल्यू कैसे याद करेंगे? जैसे हमारे पास में कोई संख्या है 10 और इसकी घात हम 1/2 निकाल सकते हैं, इसकी घात हम 1/2 निकाल सकते हैं, इसकी घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब 10 की घात कितनी हो, जैसे 10 की घात हो 5.34, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जटिल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लॉगरिथम फंक्शन को यूज में लेते हैं। लॉगरिथम फंक्शन की एक अपनी टेबल होती है, लघुगणक की भी अपनी टेबल होती है लॉगरिथम की, और प्रति लघुगणक जो एंटी लॉग होता है उसकी भी अपनी टेबल होती है। उनको देखकर हम इन जटिल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। भौतिकी में जहाँ तक मैं बात करूँ लघुगणक की, तो ज़्यादा फॉर्मूले सूत्र यूज में नहीं आते। 11th-12th या नीट के लिए जो एग्ज़ाम है वहाँ उस स्तर तक ज़्यादा यूज में नहीं आएंगे। और जो भी वैल्यूज यूज में आएगी, टेबल को देखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी वैल्यू यूज में आएगी वो आपको या तो क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, क्वेश्चन में आपको पहले से ऑलरेडी उस लघुगणक का मान दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। लघुगणक फलन, इस वीडियो के अंतिम दौर में है हम। लघुगणक फलन, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन। देखिए विद्यार्थियों, लघुगणक फलन, इसको हम बेटर तरीके से समझें इसके लिए मैं ले रहा हूं यहां पर, मान लिया हमारे पास में क्या है,
ए की घात x बराबर है n, ए की घात x बराबर कितना है n। तो देखिए हम क्या करेंगे, log आधार a n बराबर x, इसको ऐसे पुट कर देंगे, जहां ये जो x है वो आधार a के लिए n का लघुगणक है। देखो इसको हम यहां पर क्या परिभाषित करें, कैसे परिभाषित करें, जहां x आधार a के लिए, आधार a के लिए n का लघुगणक है, n का लघुगणक है। देखिए ये जो a है, a मैंने यहां लगा दिया है, ये a कहलाता है आधार, a क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। हम लघुगणक किसका निकाल रहे हैं, n का, वो हमें प्राप्त कितना हो रहा है, x प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, x प्राप्त हो रहा है। तो देखिए कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने इसके यूज बता दिए, बहुत बड़ा यूज है, और लघुगणक फलन में चरघातांकी फंक्शन भी बहुत यूज में आता है। आधार इसके जैसे मैंने यहाँ पर आधार a दिखाया है, तो कई बार आधार e होता है, कई बार 2 होता है, कई बार 10 होता है। तो तीनों ही स्थितियों में एक आधार से दूसरे आधार में कैसे रूपांतरण होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए लघुगणक के विभिन्न सूत्र हम देख लेते हैं। फॉर्मूले हमारे पास में क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला मैं ले रहा हूं, log आधार हमारे पास में है a m n, दो राशियां गुणा में है, दो राशियां क्या है, गुणा में, और जब दो राशियां गुणा में होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, ऐसे हम पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में है log 20, तो इसको हम क्या कर देंगे, log 2 गुणा 10 कर देंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 10, ऐसे हम पुट कर देंगे, ताकि हम कई बार क्या होता है कि हमें log 10 का मान पता होता है, जैसे आधार यहाँ पर 10 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और log 2 की वैल्यू दी हुई होती है, या हमें पता होता है कि 0.3010 आधार 10 पर। तो सोल्व करने के लिए 20 का मान हमें नहीं पता, लेकिन 2 और 10 का पता है, तो वहां से इजी वे में हो जाएगा। क्लियर। फिर उसी प्रकार से आप देखिए दूसरा फॉर्मूला, log m बाई n, तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, ऐसे हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब की बार किस में आ गया है, माइनस में। ठीक इसी प्रकार से देखिए किस तरीके से, जैसे log 2/5 है, 2/5 को हम क्या लिख देंगे, log 2 माइनस log 5, ऐसे हम पुट कर देंगे। तो इस सिचुएशन के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। फिर अगली जो स्थिति है वो क्या है, log m की घात n, log m की घात कितनी है, n। तो देखिए इसे हम क्या लिख देंगे, n log m। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आप समझें, जैसे हमारे पास में है log 1000, आधार इसका 10 है, आधार कितना है 10, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं log 10 की घात 3, और जो घात होती है उसको हम पहले पुट कर देंगे, घात को पहले पुट कर देंगे, और log 10 से आधार 10 पर इसका मान हो जाता है 1, इसे जो वैल्यू है वो हमें 3 मिल जाएगी, घात को हम पहले ले आएंगे, बाहर ले आएंगे, तो हमें 3 मिल जाना है। अब देखिए विद्यार्थी, यदि हम आधार चेंज करें, क्या चेंज करने जा रहे हैं, आधार चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यदि जैसे हमारे पास में ये कोई फॉर्मूला है log am, ठीक है, यहाँ पर आधार है a, इसका आधार हम किस में कन्वर्ट कर दें, b में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा log a b log b am, ऐसे इसको हम पुट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, तरीका है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको बेटर तरीके से समझ लेते हैं।
देखिए जैसे हमारे पास में कोई वैल्यू है log e(x). अब मैं इसका जो आधार है वो e से 10 करना चाह रहा हूँ। आधार e से कितना करना चाह रहा हूँ? 10 करना चाह रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा log e, यहाँ पर 10 इंटू log 10x। और ये जो log e(x) है, आधार जब e होता है तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। log e 10 का जो मान है वो 2.303 होता है। ये भी आप ध्यान रखें, केमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज में आता है। ये रिलेशन कहाँ से आता है? यहीं से निकलता है। इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है, तो ये आ जाता है। इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, e से 10 आधार करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। e से किस में कन्वर्ट करें? 10 में कन्वर्ट करें। एक और देख लीजिए, जब आधार समान हो, मतलब आधार और जिस राशि का लघुगणक ज्ञात कर रहे हैं, a यहाँ पर भी a, या यहाँ पर e हो, या यहाँ पर आधार 10 हो, तो इनका मान 1 हो जाता है। मैंने यहाँ पर भी किया, log 10 का मान कितना हो गया? 1 हो गया है। कितना हो गया? 1 हो गया। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। कुछ वैल्यूज आप और ध्यान रखें, जैसे log e 2 का मान होता है 0.693, और log जब आधार कितना हो 10 होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है। देखो कई बार जब हम अर्धायु के बारे में पढ़ेंगे या जब अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर कई बार तो log e आधार e 2 का मान होता है 0.693, कई बार log 2 का मान क्या पुट करेंगे? 0.3010। तो बच्चों को कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि भाई कभी तो log 2 का मान क्या होता है? 0.693, कभी log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। तो देखो जब आधार e होता है तब तो इसका मान होगा 0.693, और जब आधार 10 होता है तो मान कितना होगा? 0.3010। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ग्राफ देखे, चरघातांकी फलन और लघुगणक फलन देखे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इनको एक एक करके बारीकी से समझें आप। अगला जो वीडियो है वो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला जो वीडियो होगा वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।